वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने चैप्टर नंबर 7 हाँ जो अपना टर्म 1 का लास्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करा था पी ब्लॉक एलिमेंट। उसमें अपन डिस्कस कर रहे थे कुछ 11th के प्रॉपर्टीज जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो 11th में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आ रही थी। फॉर एग्जांपल अपन ने कल डिस्कस करा किसके बारे में, एटॉमिक रेडियस के बारे में। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज जितने भी आपके पास ग्रुप हैं इस ईयर इस सिलेबस में अपने ग्रुप नंबर 15, 16, 17 एंड 18, तो उस ग्रुप में आप जब एलिमेंट्स की स्टडी करते हो उससे पहले हर एक ग्रुप से पहले आपको क्या एनसीईआरटी में गिवन है कि इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में जनरल नॉलेज और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जनरल नॉलेज होना चाहिए। जो डिफरेंट चीजें हैं वो अपन ग्रुप में ही स्टडी करेंगे, लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, लाइक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। वो तो अपन पर्टिकुलर वहीं डिस्कस करेंगे। जो कॉमन चीजें हैं जो अपन 11th में देख चुके हैं तो उसको अपन एक बार एज ए रिवीजन की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वापस से डिस्कस करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगर कभी एलिमेंट कोई क्वेश्चन आ जाता है इस पे या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी पे तो अपन इजीली उसके आंसर कर सके, इसके कारण से अपन ने थोड़ा सा रिवीजन के लिए कह दें, चेक अपने चैप्टर के लिए भी कह दें, अपन ने जो 11th वाली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो स्टार्ट करी थी। क्लास अपनी 12th है, गलती से इसको 11th लिख दिया हमने। तो स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस करा। वहां पे अपन ने देखा कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक रेडियस ऑलवेज क्या होती है, डिक्रीज होती है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल क्या रहता है, कांस्टेंट, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज। तो नंबर ऑफ शेल अगर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस क्या हो जाता है, इंक्रीज, और साइज क्या हो जाता है, छोटा। एक्सेप्शन क्या आया था कि आपके पास जो इनर्ट गैसेस हैं उनका साइज रेस्पेक्टिवली बड़ा होता है बिकॉज उसमें वॉन डेर वाल्स रेडियस प्रेजेंट होती है। दूसरा एक्सेप्शन क्या आया था, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के रिगार्डिंग आया था कि पहले एटॉमिक रेडियस आपके पास डिक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट रहती है, फिर इंक्रीज होती है। वो किसके कारण से होता है, क्या रीजन है अपने को पता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कह दो या इसको अपन क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इन दो फैक्टर पे क्या है आपकी जो एटॉमिक रेडियस है वो डिपेंड करती है। उसके बाद नेक्स्ट वन में बात करें तो नेक्स्ट अपने पास था ग्रुप में। तो ग्रुप में जनरली टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या होती है, इंक्रीज। और नंबर ऑफ शेल अगर इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ शेल अगर इंक्रीज होगी तो जनरली बात है कि एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज। बट यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, दैट द एटॉमिक रेडियस ऑफ जर्कोनियम एंड हैफनियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ईच अदर बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। और अगर अपन ने देखा जाए एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, उसका क्या रीजन था, बिकॉज ऑफ द वीक शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। तो ये कल की क्लास का जो भी था अपन ने फटाफट से देख लिया क्या क्या टॉपिक अपन ने डिस्कस करे थे। सेकंड जो अपने पास आता है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड आई नो वेरी वेल कि दैट हर एक को पता है कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, सबको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर जो है वो उसको अफेक्ट करते हैं, और या फिर पीरियोडिक ट्रेंड इनका क्या है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required for the removal of electron from isolated gases at Earth। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी फ्री स्टेट में अगर कोई एटम प्रेजेंट है गैसेस स्टेट में अपनी, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए रिक्वायरमेंट हो, उसको अपन क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो अपन क्या कहेंगे बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। सर कैसे? मैंने कहा मान लीजिए कि ये आइसोलेटेड कोई एटम है अपनी गैसेस स्टेट में है, आपने यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते ये क्या हो गया, ए प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इलेक्ट्रॉन, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या हो गया कि जो सबसे बैलेंस शेल में प्रेजेंट है, या फिर यूं कह सकते हैं कि जिसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा है वो आपके पास क्या होगा, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं।
कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं अपने को पता है। सबसे पहले अपने पास आता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस कैसे अफेक्ट करता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शन, साइज जितना ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर इजीली बाहर निकल जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी कम। एक आपके पास इतना सा एटम है, छोटा सा एटम, उस छोटे से एटम में से अगर आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो तो आपको मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज उस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम, उस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम है, और न्यूक्लियस का अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर रखेगा, तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जिससे उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल। तो जितना साइज छोटा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। आयोनाइजेशन एनर्जी हो क्या गई, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको अपन क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो साइज अगर छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। अब अगर एटॉमिक रेडियस अफेक्ट कर रही है आयोनाइजेशन एनर्जी को, साथ में दो फैक्टर और आ जाते हैं। कौन कौन से आते हैं बच्चों, एक अपने पास आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। के सर कैसे, मैंने कहा स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, वो सुनना बच्चों, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, के सर ज्यादा होगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा मतलब कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे, धक्का मारेंगे तो उनका साइज क्या होगा आपके पास उस शेल का, उनकी जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के साथ वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो जाएगी तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ना। थर्ड फैक्टर आपके पास क्या आता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इट इज नॉन एज ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। होता क्या है सबको पता है, दिस इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको अपन क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब एक बात बताओ, ENC ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी कि सर ज्यादा, कि सर कैसे, मैंने कहा ENC ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, और एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो अगर दो एलिमेंट के बीच, सॉरी, अगर किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ENC ज्यादा है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ओके, ये आपके पास 3 फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। अब आप ये मत समझना कि ये 11th के टॉपिक है, हमें आते हैं, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। फोर्थ आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अफेक्ट करता है सबको पता है कि सर क्या पता। मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, फुल फील्ड। फुल फील्ड के बाद कौन सा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड के बाद तो फुल फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब स्टेबल है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या, आप खुद बताओ। अगर मैं कहूं कि नियोन में से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो नियोन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या, नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा, वो कह रहा है मैं पहले से ही स्टेबल हूं, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो अनस्टेबल हो जाऊंगा, इसके कारण से वो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर नहीं। तो जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। कि सर एग्जांपल क्या है, देखो एग्जांपल बताते हैं।
ये एग्जांपल आपने कर भी रखा है, फिर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में। मैंने कहा दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आपने कहा सर इसका तो होता है 2p3 वैलेंस शेल का 2s2 2p3 और इसका होता है 2s2 2p4। मैंने कहा बच्चों हाफ फिल्ड कौन सा है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं क्या सर 6, तो हाफ फिल्ड का मतलब कितना हुआ कि सर 3 हुआ, तो इसमें से हाफ फिल्ड किसका है, नाइट्रोजन का, तो ये मोर स्टेबल है। ये क्या होता है मोर स्टेबल। ये जो है वो आपके पास क्या है, लेस स्टेबल। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सर क्यों करेगा, मैंने कहा लूज करेगा तभी तो 2p3 वाला बनेगा, और 2p3 वाला बनेगा तो आपके पास इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड जो है वो ज्यादा हो जाती है। आपको पूछ रहे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से, तो नाइट्रोजन की होगी ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको कहते कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, कौन सा एलिमेंट है जिसकी सेकंड ज्यादा होगी, तो देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल दिया, तो इसका क्या हो गया 2s2 एंड 2p2, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2s2 एंड 2p2। उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 2s2 2p3। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हाफ फिल्ड, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो सेकंड आईपी किसकी ज्यादा होगी ऑक्सीजन की, और फर्स्ट आईपी किसकी ज्यादा होगी नाइट्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था जो फोर्थ फैक्टर है, अफेक्ट करता है किसको, आयोनाइजेशन एनर्जी को। नेक्स्ट आता है अपने पास पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करते हैं, ये किसके रिगार्डिंग बात करता है कि आपको पता है कि जब एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और एक ही शेल के डिफरेंट सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एस में है, एक पी में है, एक डी में है, एक एफ में, है ना, तो उसमें उस कंडीशन में इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन शेल एंड डिफरेंट सब शेल, तो अपन इससे क्या करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी तो देखते हैं कि किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो आपको एक शायद पता होगा कि ये आपके पास जैसे किसी एटम का न्यूक्लियस, यहाँ पे मान लीजिए एस सब शेल है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एफ। तो एस वाले का जो अट्रैक्शन है, एस वाले इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन है वो क्या होता है मैक्सिमम, और एफ वाले पे जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन क्या होता है मिनिमम, वो अट्रैक्शन क्या होता है मिनिमम, ये क्या होता है आपके पास मैक्सिमम। मींस कि एस सब शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी विद कंपेयर टू एफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास नंबर ऑफ शेल जो है वो सेम है ना। इसका भी अपने को एग्जांपल पता है क्या है, बेरिलियम और बोरोन। अब देखो बच्चों इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का कहाँ है कि सर एस सब शेल में, बोरोन का कहाँ है कि सर पी सब शेल में। तो एक बात बताओ किस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी कि सर बेरिलियम में, तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है ज्यादा। अब अपने को अपन रूल्स देखेंगे कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज बी इंक्रीजेस, बट यहाँ देखो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस स्ट्रक्चर। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दो, कितने हैं यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस दिस इज मोर स्टेबल देन बोरॉन, तो बोरॉन से ज्यादा स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, और लेफ्ट टू राइट जाते हो टॉप टू बॉटम जाते हो तो क्या चेंजेस है आपको पता है कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट देन एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी इंक्रीज।
बट एक्सेप्शन क्या आ जाता है कि जैसे आपके पास आ गया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे आपके पास आता है। अब अपने को पता है कि व्हेन वी मूव लिथियम टू नियॉन देन एटॉमिक रेडियस ऑलवेज भी डिक्रीजेस, और एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी उसकी। तो अगर अपन न्यू करते हुए चलें ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपन ने दो फैक्टर देखे, बेरिलियम इज मोर स्टेबल देन बोरॉन, तो बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। नाइट्रोजन और कार्बन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और अगर नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड है मींस वो अदर ऑर्बिटल से क्या है, स्टेबल, और स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। ऐसा ही नियॉन वाले केस में आ जाता है कि ये क्या है, स्टेबल है, स्टेबल है तो ये क्या नहीं करते आपके पास, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकालने हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर। ओके, तो ये आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट होगा। टॉप टू बॉटम जाते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अपन, आयोनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे अपना जो सी ब्लॉक का चैप्टर है, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, है ना। और अगर मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि अभी भी हो जाए तो कोई पता नहीं, आइए देखते हैं। एप्लीकेशन की बात करें अगर आयनाइजेशन एनर्जी की, तो एक एप्लीकेशन अपने को दिमाग में रखनी है, क्या है कि जितनी ज्यादा आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी होती है किसी भी एलिमेंट की, जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है किसी भी एलिमेंट की, उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होते, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो उतने ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और मेटेलिक कैरेक्टर उतने ही क्या होंगे, कम होंगे। जैसे फ्लोरीन है ना, जैसे आपके पास ऑक्सीजन है, इनमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है बिकॉज ये इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास नहीं निकालते, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। थर्ड अपने पास आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी में तो क्या था बच्चों कि अगर आप क्या करते हो कि किसी भी कोई भी आपके पास एलिमेंट है उसको अपन इलेक्ट्रॉन अगर सॉरी एनर्जी अगर देते हैं तो एनर्जी देने पर वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर निकालता है। वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो उस एनर्जी को अपन क्या कह देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी। ये कब यूज होती है, जब भी आप क्या करते हो किसी न्यूट्रल एटम, कोई भी आपके पास न्यूट्रल एटम है उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हो तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। किसी न्यूट्रल एटम में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। उस रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, फर्स्ट है आपके पास एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज कैसे अफेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is inversely proportional to the
एटॉमिक साइज। अब देखो बच्चों, बार बार ये नहीं देखेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे अफेक्ट करता है या फिर ईएनसी कैसे अफेक्ट करता है। अपने को पता है दैट ईएनसी और एटॉमिक रेडियस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। एटॉमिक रेडियस और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वो चीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपन, है ना, अंडरस्टूड बातें हैं वो। तो पहला एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा ये उतनी ही कम होगी। कि सर ऐसा क्यों होता? देखो एटम का साइज इतना बड़ा, न्यूक्लियस उसका ही है, अब किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या नहीं करेगा, रिलीज नहीं करेगा। बट अगर बात करें आगे सेकंड की, कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अफेक्ट करता है। और एक बात बताओ बच्चों, जनरली मैं आपको यूं कह दूं कि आप एकदम मतलब आपने लंच भरपेट कर रखा है, मतलब पानी पीने की भी जगह नहीं है, और उसके बाद मैं आपको कहूं कि चलो यार अपन लंच करके आते हैं कहीं और, मेरी तरफ से लंच क्या, तो फिर आप वहां जाके कुछ खा सकते हो क्या इमीडिएटली? इधर आपने घर पे खाना खाया है, उधर आपने क्या करा, मैंने कहा लो नहीं चलते हैं अपन लंच करके आते। पॉसिबल नहीं है ना। क्यों नहीं है? बिकॉज अपन फुल्ली फिल्ड है। तो जितने भी आपके पास फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाईएस्ट स्टेबल है, और वो उतने स्टेबल है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा लेंगे ही नहीं, बिकॉज वो स्टेबल है। स्टेबल है तो उनको रिक्वायरमेंट होगी नहीं। जो हाफ फील्ड वाले हैं उनको बहुत ज्यादा अगर अपन उसमें एनर्जी दे तो ही वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लेगा, अदरवाइज वो भी नहीं लेगा। मतलब उनके लिए ईए की वैल्यू कम होती है। जो इनर्ट गैसेस हैं उनके लिए तो ईए की वैल्यू क्या रहती है, जीरो ही रहती है। अब जैसे बेरिलियम आ गया, नाइट्रोजन आ गया, इससे पहले से ही आपके पास स्टेबल है, और जो पहले से स्टेबल होते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी छोड़ना नहीं चाहते। अगर वो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही वो क्या होगा, थोड़ा सा स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन है, जो बेरिलियम है, उसकी तो ईए की वैल्यू बहुत कम होती है। और अगर आप बात करें इनर्ट गैसेस की, उसके लिए ये की वैल्यू क्या रहती है, जीरो रहती है। बाकी जैसे जैसे एटॉमिक साइज चेंज होता है, तो एटॉमिक साइज चेंज होते होते ये भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगी आपके पास, चेंज हो जाएगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों ही क्या है आपके पास, एक एनर्जी की टर्म। एक में आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, एक में इलेक्ट्रॉन देके एनर्जी बाहर निकालना पड़ेगा। तो दो अलग अलग टर्म्स है ना, इस चीज को दिमाग में रखना। पहला था एटॉमिक साइज, दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात शायद आपको पता हो, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि ये क्लोरीन की जो है वो ज्यादा होती है, किससे, फ्लोरीन। ये जो है वो क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, या यूं कह सकते हैं द ईए ऑफ elements of third period is always be greater than the EA of elements of second period। तो अगर बात करें लिथियम और सोडियम में से तो सोडियम की ज्यादा होगी, बात करें ऑक्सीजन और सल्फर में से तो सल्फर की ज्यादा होगी, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में से फॉस्फोरस की ज्यादा होगी, हाइड्रोजन और क्लोरीन में से आपके पास क्या रहेगा, सॉरी, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में से फॉस्फोरस की ज्यादा होगी, फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन की ज्यादा रहेगी, है ना। उसका रीजन अपने को पता है कि क्या रीजन रहता है। तो ये आपके पास कौन कौन से फैक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट करते हैं, वो भी अपने कंप्लीट हो गए। ज्यादा दिन नहीं लगे बच्चों, अपना जो 11th है वो 11th वाला पोर्शन जो है वो रिवाइज हो गया, है ना। अपन 12th वाला जो है उसमें आगे अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट अपने पास आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी, कुछ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। ये क्या होता है कि किसी एलिमेंट की टेंडेंसी रहती है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, अट्रैक्ट द कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। वो आपके पास उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। लाइक जैसे आपके पास आ गया हाइड्रोजन और क्लोरीन, अपने को पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन का साइज छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है क्लोरीन का,
क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। या यूं कह सकते हैं कि क्लोरीन की ईएन क्या होती है, ज्यादा, है ना। इसकी ईएन कितनी होती है 2.1 के आसपास, इसकी कितनी होती है 3.0 के आसपास। तो इसकी ईएन ज्यादा है तो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये जो टेंडेंसी है उसी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं, अच्छे वाले टॉपिक, कौन कौन से एप्लीकेशन आती है वो भी अपन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कौन कौन सी एप्लीकेशन। क्या सर फैक्टर ऑफ एक्टिंग, मैंने कहा फैक्टर ऑफ एक्टिंग में क्या है, एटॉमिक रेडियस है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस कम होगी तो जितनी कम एटॉमिक रेडियस होगी कोवेलेंट बॉन्ड को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी। जितना छोटा साइज कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी क्या रहती है, ज्यादा। सर दूसरा मैंने कहा स्क्रीनिंग इफेक्ट, अब वो एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। ईएनसी एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। फिर कहा सर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ईएन भी क्या रहेगी आपके पास ज्यादा, क्योंकि उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा, ठीक है। और सर एप्लीकेशन देखो इसकी, जैसे आपके पास कुछ कंपाउंड HF है, HCl है, HBr है और HI। आपको कहा कि बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज्यादा कम होगी, किसकी सबसे कम होगी, ज्यादा और कम बताना। HF की सबसे कम रहेगी और HI की क्या रहती है, सबसे ज्यादा। तो कैसे, बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल टू, अब देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, CN होती है 4, इसकी होती है 2.2, तो कितना आ गया आपके पास 1.9। बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या रहता है, 1/डेल्टा EN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा डेल्टा EN बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। सर HI में मैंने कहा इसकी जो आपके पास होती है अप्रोक्सीमेट 2.7, इसकी कितनी होती है 2.1। तो अगर डेल्टा EN देखेंगे इसकी, डेल्टा EN क्या आएगा 2.7 माइनस 2.1 इक्वल्स टू 0.6 आ गया। अब 0.6 आ गया मतलब डेल्टा EN क्या है, कम है। डेल्टा EN कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा। तो इसमें एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा है। क्यों सर, बिकॉज देखो H और I के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या होगा कि आपके पास जो लेंथ है वो ज्यादा है। लेंथ ज्यादा है तो इजीली क्या हो जाएगा, H+ जो है वो बाहर निकल जाएगा, इजीली बाहर निकल जाएगा। थोड़ा सा एनर्जी दोगे H+ बाहर, H+ बाहर हो गया तो जो H+ डोनेट करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो HI जो है वो आपके पास एसिडिक कैरेक्टर का होता है, बिकॉज इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन इजीली। ये अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सकता है, इसके कारण से इसको अपन क्या कहते हैं, एसिडिक कहते हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर आएगा अपने चैप्टर में जब अपन 15 देखेंगे, सॉरी 17 देखेंगे कि HF HCl HBr HI में एसिडिक कैरेक्टर को अरेंज करो, एसिडिक कैरेक्टर से अरेंज करो। तो कैसे करेंगे, HI की सबसे ज्यादा, फिर HBr की, फिर HCl की, फिर रहती है HF, है ना। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में आते हैं। अब बॉन्ड लेंथ अगर कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी आपके पास, बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। सर व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी का मीनिंग क्या हुआ कि बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। तो बॉन्ड लेंथ कम तो एनर्जी की क्या हो जाएगी आपके पास, ज्यादा होगी। तो यानी क्यों लिख सकते हैं अपन कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई। इतनी ज्यादा डेल्टा ई होगी, बॉन्ड एनर्जी भी हमेशा उतनी ही क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ओके बच्चों, तो बच्चों ये जो चार एक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे अपन, ये चारों जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो आपके हर एक ग्रुप से पहले आएगी। 15, 16, 17, 18 अगर एनसीईआरटी आपने देखा हो तो ऐसा रहता है ना। तो इस चारों को अपन ने साथ में ही डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। अब इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी, और फिर अपन कल की क्लास से यानी कि नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में,
ग्रुप 15 के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 में क्या क्या है इस बार वो भी देखना है, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी देखना है। बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस हैं, तो उसको साथ साथ करते रहें। और ग्रुप 15 कल स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, उससे अपने को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे तो सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।